सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जीएसटी 2.0, उपभोक्ता वस्तुओं, एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल क्षेत्र को होने वाले लाभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक विशाल दहिया। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्राची प्रिया। नमस्कार श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों पर, जिन्होंने एफएमसीजी, उपभोक्ता वस्त्र, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर और यहाँ तक कि होटल व जिम जैसी सेवाओं तक को सस्ता बना दिया है। हमारे साथ हैं आर्थिक विश्लेषक विशाल दहिया, जो हमें इन सुधारों का असर आम उपभोक्ता और उद्योग पर बताएंगे। विशाल, आकाशवाणी में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्राची। विशाल, शुरू में क्या आप श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि ये नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स इतने ऐतिहासिक क्यों बताए जा रहे हैं? देखिए, इसके लिए 8 साल पीछे चलिए। जीएसटी जिसको हम कहते हैं, नया कानून जो लाया गया था, वो 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। लगभग 8 साल के बाद अगर किसी कानून में किसी तरह के बदलाव किए जाएं और उन्हें ऐतिहासिक माना जाए, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना जरूरी होता है। पिछले 8 साल में जब से यह नया कानून लागू हुआ, तब से ऐसा नहीं है कि इसमें बदलाव नहीं किए गए। कई बार जो कि जीएसटी काउंसिल की बैठक है उसमें, जिसमें कि सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं वो मौजूद रहते हैं, और देश के जो वित्त मंत्री हैं इस वक्त निर्मला सीतारमण जी हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक होती है और उसमें सभी राज्यों के सुझाव हों या उनकी शिकायतें हों, उन सब पर चर्चा होती है और उसके बाद उसमें फैसला भी लिया जाता है। इसी तरह का एक फैसला जो 56वीं बैठक हुई है उसमें लिया गया है। मैं 56वीं पे जोर ज्यादा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसका मतलब इससे पहले 8 साल में 55 ऐसी बैठकें हो चुकी हैं। यानी कि लगातार इस कानून में सुधार करने की मंशा और कोशिश चलती रही है। अब इसको ऐतिहासिक इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अब इसमें केवल 2 ही स्लैब रहेंगे। इससे पहले इसकी जो स्ट्रक्चर थी वो मल्टी टीयर स्ट्रक्चर थी। उसमें कई बार बदलाव हुए, 5%, 12%, 18%, 28% भी था। अब उसको बदलकर 2 टीयर स्ट्रक्चर कर दिया गया है, यानी कि केवल 2 ही तरह के कर लगेंगे, 5% या 18%। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को तो होगा ही होगा। उसके अलावा जो बिजनेसेस हैं, चाहे वो एमएसएमई में हो, चाहे वो एफएमसीजी में हो, चाहे वो ऑटो सेक्टर में हो, या इसके अलावा और भी अलग अलग बिजनेसेस की हम बात करें, तो उन सबको इनका बेनिफिट मिलेगा। यानी कि चौतरफा इसका फायदा सभी को मिल रहा है। इससे सिंप्लीफिकेशन जिसकी बात शुरुआत से होती रही है, वो करने में आसानी होगी। आप और मैं जैसे कि उपभोक्ता हैं, तो हमें केवल अब यही ध्यान रखना होगा कि जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं या खरीदते हैं वो या तो 5% जीएसटी के दायरे में या 18% जीएसटी के दायरे में आ रही होंगी। तो ये बड़ी बातें जो हैं, इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरा मानना है कि ये कहना गलत नहीं है। ये जो फैसला लिया गया है या इन रिफॉर्म्स की जब हम बात कर रहे हैं जीएसटी में, तो ऐतिहासिक जरूर है। विशाल, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कई तरह के वाहनों पर जीएसटी में कटौती हुई है। क्या इससे उनकी मांग बढ़ेगी और उससे रोजगार और एमएसएमईज को बल मिलेगा? ऑटो सेक्टर की तरफ भी अगर नजर डालें, पहले ऑटो सेक्टर में भी एक अलग तरह की डिफरेंशिएशन थी। उसमें 28% टैक्स था छोटी कारों पर, और अगर बड़ी कारों की बात करें, 1500 सीसी से ऊपर की कारें जिन्हें कहा जाता है, जो कि मिड सेगमेंट भी कहा जा सकता है और किसी लिहाज से देखा जाए तो अपर मिडिल क्लास या फिर लग्जरी सेगमेंट भी माना जा सकता है, जिसमें एसयूवीज भी आती हैं, उन पर 22% सेस भी लगता था। यानी कि कुल मिलाकर टैक्स की जो देनदारी होती थी, अगर हम कार खरीदने जाते हैं तो छोटी कार पे लगभग 28% और बड़ी कार पे लगभग 50% के आसपास हमें कर देना होता था जीएसटी के लिहाज से, प्लस उसमें जो सेस मैंने जिसकी बात की। लेकिन अब जो सिंप्लीफाई किया गया है रजीम, उसके मुताबिक ना केवल छोटी कारें बल्कि वो दोपहिया वाहन जिनकी कैपेसिटी 350 सीसी से कम है, जिनके इंजन की कैपेसिटी, उन पर बहुत बड़ी कटौती की गई है। 28% से घटाकर उनको 18% के स्लैब में ले आया गया है। यानी कि सीधा फायदा उन लोगों को मिल रहा है जो या तो अपना पहला दोपहिया वाहन खरीदना चाहते हैं, चाहे वो स्कूटर हो या मोटरसाइकिल हो, या फिर पहली कार खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर छोटी कारों की तरफ ही इंसान रुख करता है। और जिस हिसाब से गरीबी रेखा से ऊपर लोग बाहर निकलकर आ रहे हैं धीरे धीरे, उस संख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है, तो यानी कि जो आम आदमी के सपने हैं कार में बैठने के और थोड़े से बड़े होते जा रहे हैं, तो वो सपने कैसे आसानी से साकार हो पाएं। अब उसमें अगर 10% का फायदा एक बड़े सेगमेंट को, एक बड़े तबके को मिल रहा है, मैं फिर से कहूंगा कि इसे ऐतिहासिक माना जा सकता है। और कुछ लोग कहेंगे कि इसका नुकसान शायद जो बड़ी कार खरीद रहा है उसको हो सकता है क्या, लेकिन मेरे लिहाज से जो आंकड़े मैं पढ़ पा रहा हूँ
उनको भी शायद कुछ हद तक फायदा ही होगा, क्योंकि अगर सेस न देना पड़े तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर चला जाए तो आप 28 से 40% के टैक्स में जरूर चले गए हैं बड़ी कारें, लेकिन कुल मिलाकर वो 50 से तो कम ही है। फायदा कंज्यूमर्स के लिए है। अब इसको देखिए मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से, पिछले लगभग कुछ महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो जो कार बाजार है उसमें जो डिमांड है वो थोड़ी सी घटी है। जो नई कारें हैं उनकी जो सेल्स फिगर पर नजर डाली जाए, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, तो उसमें कोई ज्यादा बड़ा इजाफा नहीं दिखता है पिछले कुछ महीनों में। अब त्योहार का सीजन आने वाला है तो शायद ये जो जीएसटी की दरों में जो सुधार हुआ है उसका असर ऑटो सेक्टर में देखने को मिले, और उसका सीधा फायदा जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं शायद उनको भी देखने को मिले। मेरा कहना होगा कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसा कि सरकार ने भी कहा है, वित्त मंत्री ने भी कहा है कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि ये जो दरें घटाई गई हैं इसका सीधा फायदा कंज्यूमर्स तक पहुंचे, कहीं बीच में ये जो छूट है ये कहीं छूमंतर ना हो जाए, उसका पूरा ख्याल अब ये जो सेक्टर्स हैं, खासतौर पे ऑटो सेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनको भी ध्यान रखना होगा मैन्युफैक्चरर्स को, अगर उन्हें लंबी दौड़ अगर लगानी है, लंबी दूरी तक अगर खेलना है। जी विशाल, परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मगर उससे पहले आइए सुनते हैं CII राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समिति के अध्यक्ष श्री विनोद शर्मा को। All of us in the industry are very enthused with the decision to review the GST rates, because lowering the GST tariffs, especially for items that were otherwise in the luxury bracket to what has now become daily needs, air conditioners or entry cars are cases an example, will trigger a demand not just for the finished goods large companies but also for their supply chains that consists of several SMEs. This ripple effect, that this kind of a triggering of demand will hopefully add to our GDP, especially in these times where we are facing some geopolitical headwinds. विशाल, स्वास्थ्य सेवाओं में दवाइयों, मेडिकल उपकरण और ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स पर जीएसटी कम हुआ है। डायबिटीज के मरीजों और ओवरऑल अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो उनके लिए ये कितना मायने रखता है ये रिफॉर्म? दवाइयों पर और खास तौर पे जो स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं हैं उन पर अगर किसी भी समाज में या किसी भी देश में जो उपभोक्ता है और उपभोक्ता आम नागरिक ही होता है, अगर उसको किसी तरह की राहत मिलती है तो वो काबिले तारीफ जरूर है। आपने कुछ आंकड़े गिनाए, मैं इन आंकड़ों की तरफ नजर डालता हूँ। एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि सबसे ज्यादा खर्चा किसी भी हाउस होल्ड का या किसी भी अर्निंग इंडिविजुअल है, जो कि मेहनत कश आदमी जो कि अपनी कमाई से अपना पेट भर रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, उसका सबसे ज्यादा बड़ा खर्चा स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं हैं उन पर होता है। घर में अगर 4 आदमी हैं तो उनमें से कभी भी कोई भी बीमार हो सकता है, दवाइयों का खर्चा होता है, फिर उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जिनकी आपने बात की, उसके बाद विभिन्न तरह के टेस्ट कराने होते हैं तो उन पर खर्चा होता है। अगर कोई बड़ी बीमारी घेर लेती है तो उसके भी कई खर्चे होते हैं। तो ये एक ऐसा खर्चा है जिसकी आप प्लानिंग तो कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से तैयार रहें हमेशा, ये शायद संभव थोड़ा सा कम ही रहता है। हालांकि अब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसका जो कवरेज है वो देश में लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उससे जरूर सहायता मिलती है। लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं, चाहे वो दवाई हो या फिर टेस्ट्स हों या फिर उसके अलावा और भी जो सुविधाएं हों, अगर उन पर सरकार अपनी टैक्स की पकड़ थोड़ी सी ढीली कर रही है तो निश्चित रूप से इसका फायदा आम आदमी को होगा। लेकिन केवल आम आदमी को नहीं, हेल्थ के सेक्टर में कोरोना काल के समय से हमने देखा कि किस तरह से हमारी जो साइंटिस्ट हैं, हमारी जो हेल्थ इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, उसने कैसे इनोवेट किया। तो उस इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अगर कुछ छूट इस सेक्टर को मिल रही है, चाहे वो कोई इक्विपमेंट बनाने पे हो या फिर किसी तरह की टेस्ट प्रोसीजर को बनाने पे हो, तो उसका फायदा भी शॉर्ट टर्म में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनको मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में जो आम उपभोक्ता हैं, आम जो नागरिक है उसको मिलेगा। जी विशाल, टेक्सटाइल्स और रेडीमेड गारमेंट्स पर टैक्स से कपड़े और सस्ते होंगे, इससे अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने की संभावना है? इसको मैं थोड़ा सा लाइटर वेन में शुरू करना चाहूंगा। अच्छा कौन नहीं दिखना चाहता है, अच्छे कपड़े कौन नहीं पहनना चाहता है, लेकिन अगर हम बाजार में जाएं एक बजट तय करके और अच्छे कपड़े खरीदने के लिए निकलें और उतने पैसों में हम अपने मनपसंद कपड़े ना ले पाएं तो मायूसी तो थोड़ी जरूर होती है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये मायूसी दूर होगी, और दूसरा इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि हाल फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो अर्थव्यवस्थाओं की आपसी लड़ाई चल रही है, जिसे हम टैरिफ बैरियर्स बोलते हैं, उसमें टेक्सटाइल के क्षेत्र में भारत को किसी तरह का नुकसान
नुकसान ना हो, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इस क्षेत्र में हमारा जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो हमारे पड़ोस में ही है, बांग्लादेश। टैरिफ जो वॉर चल रही है उसके चलते हमारे जो उद्यमी हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको कोई नुकसान न झेलना पड़े, उसको जो ध्यान रखना है वो भी इस कदम से जो है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। जी विशाल, रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें हैं जैसे दूध हो गया, साबुन हो गया, ब्रेड और दवाइयां आदि, अभी आपने दवाइयों पे बताया भी, और ये अब सस्ती हो रही है, जो आम घर का जो एक बजट होता है, बता पाए कि उस पर कैसा असर पड़ेगा? आपने कई चीजों का नाम लिया, हमने कई चीजों पर चर्चा भी की, लेकिन रोजमर्रा खाने पीने में दूध है, दूध के उत्पाद हैं, या फिर जो FMCG आइटम्स हैं, हम साबुन खरीदते हैं, हम टूथपेस्ट खरीदते हैं, इसके अलावा दवाइयां खरीदते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, लेकिन GST तो हर उस पर लगता था, तो अब इसमें से लगभग कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं रोजमर्रा की जरूरतों के जो कि निल GST के दायरे में आ चुके हैं, यानी कि अब उस पर कोई GST आपको देना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर पहले 18% लगता था तो अब 5% लगेगा। तो ये कटौती अगर हो रही है तो आम आदमी के पास जो रोजमर्रा का खर्चा करने के लिए जो बजट था उसमें उसके पास और पैसा बचेगा, और वो पैसा अपना जीवन स्तर और बेहतर बना पाए उस पर उसे खर्च कर पाएगा, तो यानी कि ईज ऑफ लिविंग और बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। विशाल, ग्रामीण भारत की बात करें तो सस्ते ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी से किसानों की उत्पादकता और उनके जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव देखते हैं आप? हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ माना जाता है ग्रामीण भारत, और खास तौर पे कृषि क्षेत्र भी, और लगातार बार बार इस बात की चर्चा होती रही है, और सरकार दर सरकार इस बात की कोशिशें भी हमेशा होती रही हैं कि कैसे ग्रामीण भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको और सुदृढ़ बनाया जा सके, उसको और मजबूत बनाया जा सके। पिछले कई सालों में कई नीतिगत फैसले भी हुए, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए क्या है? वो खेती करते हैं, तो खेती करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, आपने बात की। अब मैं अगर ट्रैक्टर्स की बात करूं तो 12% GST अभी तक लगता था, लेकिन अगर मैंने ट्रैक्टर खरीदा, कुछ पुर्जे खराब हो गए और मुझे वो पुर्जे बदलने हैं तो उस पर मुझे 18% GST देना होता था। फिर मैं अपने खेत में गया, वहां मैंने नई तकनीक का सहारा लेते हुए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया, तो उस पर भी मुझे 12% GST देना होता था। तो ये सब चीजें जिन पर ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों की जो इनकम है उसका एक मेजर हिस्सा खर्च होता था टैक्स देने में, 12%, 18%, उन सब को इस नए रिफॉर्म के तहत, जो कि 56वीं GST काउंसिल की बैठक में जो ये फैसला लिया गया उसके तहत, उन सबको 5% कर के दायरे में ला दिया गया है। जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ना ही गिनती रखने की जरूरत है कि किस चीज पर 12% टैक्स देना होगा, किस पे 18 देना होगा, या किसी पे उससे भी ज्यादा देना होगा। अब ये सब चीजें जो कि उनके लिए महत्वपूर्ण है, अपनी आजीविका ना केवल अर्जित करने के लिए बल्कि देश के लिए बेहतर अनाज उपजाने के लिए, फल सब्जी उगाने के लिए, वो सब 5% के दायरे में आएंगी। और इसका एक बार फिर से, जैसे हम कहते हैं कि एक सर्कुलर तरीके से देखा जाए, इसका सीधा फायदा पहले उनको मिलेगा और फिर देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। जी धन्यवाद विशाल, आपने बड़े साफ शब्दों में बताया कि ये सुधार कैसे हमारी घर गृहस्थी से लेकर उद्योग और रोजगार तक हर स्तर पर राहत पहुंचाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे GST 2.0 उपभोक्ता वस्तुओं, FMCG और ऑटोमोबाइल क्षेत्र को होने वाले लाभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक विशाल दहिया। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्राची प्रिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में